OWS की क्लास अगर कल देखे होंगे, अगर आपने देखा होगा कि OWS का क्लास किस तरीके से हमने किया था, वैसे ही हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की क्लास करेंगे। जैसे देख लो, पहला वर्ड है डिसवॉल्व। डिसवॉल्व का मतलब होता है मना कर देना। डिसवॉल्व का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, रिजेक्ट कर देना। देखो सिनोनिम्स क्या लिखा है, रिजेक्ट, तो डिसवॉल्व बोल दो। या डिसवॉल्व का मतलब एल ना भी लगे तो डिसवॉल्व भी लिख देता है। तो डिसवॉल्व का मतलब क्या होता है, मना करना। डिसवॉल्व का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, डिनाई कर देना, उसे डिसवॉल्व कहते हैं। याद कैसे करोगे, तो देखो डी इज अ वॉल। अब मैं बोलूं कि चलो आओ वॉवल पढ़ते हैं, वॉवल कितने होते हैं, तो मैंने बोला ए ई आई, उसके बाद डी और यू। तो आप क्या कर दोगे कि नो सर, डी इज नॉट अ वॉवल। आपने क्या कर दिया, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया। तो डिसवॉल्व का मतलब क्या हो गया, मना करना, रिजेक्ट करना, कैंसिल कर देना, डिनाई कर देना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका सेंस्योर। सेंस्योर का मतलब होता है आलोचना करना। एकदम आराम आराम से चलो। मेरी पहली क्लास गुरुजी, लगता है मजा आने वाला है। बिल्कुल आएगा, और कल की क्लास को भी छोड़ना नहीं। कल पार्ट 1 था, जैसे नहीं है, मिर्जापुर का सेशन 1 था, ये मिर्जापुर 2 है। जिसकी बात करो वो। चलो, यानी सेंसर का मतलब होता है आलोचना करना किसी को। जैसे नहीं होता किसी की आलोचना कर दिया, किसी की निंदा कर दिया, किसी को बुरा भला बोल दिया, उसे ही क्या कहते हैं, सेंसर कहते हैं। तो सेंसर को याद कर लो सेंसर से। सेंस्योर, सेंसर, और सेंसर कौन, सेंसर बोर्ड। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज बनती हैं, वो आती है सेंसर बोर्ड के दायरे में। और सेंसर बोर्ड जो होता है, अगर आपने अनैतिक काम कर दिया, कोई मूवी के अंदर में आपने ऐसी चीजें दिखा दी जो कि दिखाना नहीं चाहिए, तो क्या करता है सेंसर बोर्ड, आपकी आलोचना करता है, क्रिटिसाइज कर देता है, डांट लगा देता है। उसे क्या कहते हैं, सेंसर करना। तो सेंसर का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। नेक्स्ट देखो, रुकी। रुकी का मतलब होता है अनुभवहीन। ये पूछा गया क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हैं एसएससी ने। यानी रुकी का मतलब होता है अनुभवहीन। बिगिनर, नियोफाइड, न्यू कमर, टायरो, नॉविस, एबीसीडेरियन, इनएक्सपीरियंस, ग्रीन हॉर्न, कैलो, सबका मतलब होता है नौसिखिया। सारे के सारे शब्द आपको याद होंगे। तो पहला शब्द क्या है, रुकी। रुकी का मतलब अनुभवहीन। याद कैसे करोगे, तो रुकी को याद कर लो रुकी से। जैसे बचपन में जब गाड़ी चलाना सीख रहे थे, तो गाड़ी चलाते समय क्या होती थी, गाड़ी चलती थी और आगे आकर रुक गई। तो गाड़ी क्यों रुकी, क्योंकि आप सीख रहे हो, आप अभी अनुभवहीन हो, आपको पता नहीं है। तो रुकी का मतलब क्या होता है, अनुभवहीन, बिगिनर, यानी जो क्या है, मैच्योर नहीं है, इमैच्योर है, टायरो है, तो इसे क्या कहते हैं, रुकी। तो रुकी का मतलब अनुभवहीन। गाड़ी क्यों रुकी, तो गाड़ी इसलिए रुकी क्योंकि अनुभवहीन थे, आपको पता नहीं था सारी चीजों का। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कहता है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। जैसे बहुत सारे लोग मेहनती होते हैं, तो मेहनती के लिए क्या शब्द आता है हार्ड वर्किंग लड़का बोल देता है, बोले हार्ड वर्किंग है, काफी हार्ड वर्क करता है, हार्ड वर्किंग है ये। यानी कहने का मतलब ये है कि क्या मेहनती के लिए एक शब्द है हार्ड वर्किंग, बिल्कुल नहीं, हजारों शब्द हैं, हजारों हजार शब्द हैं। लेबोरियस का इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, एसिडुअस, हार्ड वर्किंग, टॉयल, ये सब के सब क्या है, इसके मेहनती के सिनोनिम्स हैं। एक नहीं, सारे के सारे शब्द लिख देना। तो लेबोरियस का मतलब क्या हो गया, मेहनती हो गया। लेबोरियस मतलब मेहनती। तो लेबोरियस को याद करो लेबर से। लेबोरियस, लेबर, और लेबर लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं। जितने भी लेबर होते हैं काम करने वाले, वो सभी के सभी कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, काफी मेहनत करते हैं वो। ऐसे ही चलेगी क्या क्लासेस, बिल्कुल सारी क्लासेस ऐसे ही चलेगी। एंड ऑफ द डे देखो बेटा, हम आपको चीज बताते हैं। हमारा टारगेट ये नहीं है कि आप पीटी बस क्वालिफाई करो। हमारा टारगेट, हम मेंस को देख के चल रहे हैं कि मेंस में आपको सिलेक्शन अल्टीमेट दिलाना है। तो प्री को इस लेवल पे पढ़ा देंगे कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और एग्जाम में जाके एग्जाम जो क्वेश्चन देखोगे, मुस्कुराते हुए सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे, लेकिन उसके बाद मेंस में आओगे, क्योंकि हमें सिलेक्शन दिलाना है। तो उस लेवल पर आपको पहुंचा रहे हैं जिस लेवल पर पहुंचने के बाद सारे के सारे एग्जाम, सभी के सभी एग्जाम आपको छोटा दिखाई देगा। देखते जाओ। बस मैं आपसे बोलता हूं कि 10 से 15 दिन रुको। आपके अंदर कुछ नया ना फील हुआ तो फिर बात रही क्लास छोड़ देना। अगर 10 से 15 दिन में आपको यह ना लगे कि हाँ जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ पहले से बेहतर मिल रहा है, क्लास लेना छोड़ देना, मत लेना क्लास।
जब मान के चलो 10-15 दिन पढ़ने के बाद ऐसा कुछ लगे ही ना कि सर मैंने कुछ पढ़ा है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, तो फिर पढ़ने का क्या मतलब। तो यही है, सारी बातें बताऊंगा मैं। सर ग्रामर बैंक के लिए सफिशिएंट है ना? बिल्कुल नहीं। मैं आपसे झूठी बातें नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बैच है जिसका नाम है एसएससी सीजीएल, क्योंकि बैंक का अप्रोच पूरा अलग होता है। लेबोरियस का मतलब हो गया मेहनती। नेक्स्ट कहता है अड्रॉइट। अड्रॉइट का मतलब होता है दक्ष, स्किलफुल, दक्ष है, कुशल है, निपुण है, स्किल भरा हुआ है जिसके अंदर, उसे कहते हैं अड्रॉइट। अड्रॉइट का मतलब हो गया दक्ष या निपुण, दक्ष या निपुण। तो अड्रॉइट को याद कर लो एंड्रॉइड से। अड्रॉइड, एंड्रॉइड, अड्रॉइड, एंड्रॉइड यानी एंड्रॉइड फोन जो थे, जैसे एंड्रॉइड फोन आज भी जो है वो क्या है? दक्ष है, निपुण है, कुशल है उसके अंदर। यानी सीधा कहना है कि अड्रॉइड, एंड्रॉइड। एंड्रॉइड फोन आया, सारी चीजें अलविदा हो गई। कैलकुलेटर था, एंड्रॉइड फोन आया, कैलकुलेटर गायब। टॉर्च था, एंड्रॉइड फोन आया, गायब। रेडियो था, गायब। म्यूजिक प्लेयर था, गायब। अब देखो कि आप उसी एंड्रॉइड में पढ़ के क्या कर रहे हो, अपनी पूरी क्लास को देख रहे हो, तो उससे क्या कहोगे कि एंड्रॉइड अपने आप में क्या होता है? दक्ष होता है, निपुण होता है, प्रोफिशिएंट होता है। उसे क्या कहते हैं? एंड्रॉइड। एंड्रॉइड मतलब दक्ष या निपुण। यहां पर है ओबेसे। ओबेसे का मतलब होता है बहुत मोटा, बहुत ही ज्यादा मोटा है, उसे क्या कहते हैं? ओबेसे कहते हैं। तो ओबेसे का मतलब हो गया मोटा। जैसे कोई मोटा गेंडा सा आदमी है, उसको क्या बोलोगे अंग्रेजी में, कैसे बोलोगे? उसे ही कहते हैं ओबेसे, मोटा। याद करो तो उसको बोलो ओ भैंसे, जो दिखे तो बोलो ओ भैंसे। तो कैसा, क्या उसे बोला आपने ओ भैंसे, क्यों बोला? क्योंकि बहुत मोटा था, बहुत ज्यादा क्या था? मोटा था। हाँ बिल्कुल निकलेगा बेटा, बिल्कुल। देखो आपको, आप जितने बच्चे हैं कमेंट कर रहे हो, एक बार लास्ट में 5 मिनट दे देना। अभी क्लास का फ्लो मत तोड़ो, क्योंकि एक तरीका होता है पढ़ने का। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑनलाइन की। मान के चलो आप सभी लोग अगर ऑफलाइन पढ़ रहे होते तो क्या मैं पढ़ा रहा था तो बीच में खड़े होकर क्वेश्चन तो पूछोगे नहीं। आखिरी में समय दूं या फिर जब मैं पूछूं कि आपके डाउट हो तो बता देना। और हर सैटरडे को हम डाउट क्लासेस रखेंगे। हम सैटरडे को सिर्फ और सिर्फ डाउट और प्रैक्टिस क्लास ही रखेंगे कि जो एडवांस लेवल में पढ़ना चाहते हैं, जिनको इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज है, उनकी प्रैक्टिस रहेगी। जितना एक हफ्ते में जितना हमने पढ़ा होगा, उन सारी चीजों को हम रिवाइज भी कर लेंगे। हाँ देखो, जो बहुत सारे बच्चे हैं कि जो बहुत एडवांस लेवल पढ़ना चाहते हैं, तो आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसमें कोई लेवल ही नहीं है, वो अनंत है। कोई जाके कोई विदेश में भी एग्जाम होगा, इसमें इंग्लिश आएगा, उससे निकल जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट है आपका आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट, यानी परिणाम है, रिजल्ट है, उसे क्या कहते हैं? आफ्टर मैथ कहते हैं। यानी आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम हो जाना, रिजल्ट हो जाना। यह दिखाता है कि हाँ आपका जो है रिजल्ट क्या है, फ्रूट्स को दिखाता है, उसे कहते हैं आफ्टर मैथ। मान के चलो कि सीजीएल में बच्चे फॉर्म डाले, और फॉर्म पहले से भी डाल रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था मैथ की वजह से सिलेक्शन। यानी कि मैथ की वजह से नहीं हो रहा था सिलेक्शन। खोपचा वाले सर लिए खोपचा में और बढ़िया से ज्ञान दे दिए, उसके बाद क्या हो गया? यानी आफ्टर, बाद में मैथ पढ़ने के बाद क्या हो गया? आपका परिणाम हो गया, आपका रिजल्ट हो गया, आपका रिजल्ट हो गया, यानी परिणाम हो गया। तो आफ्टर मैथ, मैथ के बाद, मैथ के आफ्टर आपका क्या हो गया? परिणाम हो गया। नेक्स्ट कहता है कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब होता है पछतावा। कंपंक्शन का मतलब होता है रिमोर्स, पेंड। यानी कि जब आप किसी चीज को करने के बाद जो मन में जो पछतावा होता है, जैसे आपने कोई काम किया या फिर पढ़ाई नहीं की, रिजल्ट खराब गया, तो रिजल्ट जब खराब गया तो आपके मन में पछतावा हुआ, यानी आपको पछतावा हुआ, उसे क्या कहते हैं? रिग्रेट। एग्जैक्टली, रिग्रेट होना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंपंक्शन। आपको कुछ नहीं नोट करना है, नोट्स बनाए सर बिल्कुल नहीं, इन सारी चीजों का पीडीएफ आपको अपलोड हो जाएगा, सारे के सारे शब्द का पीडीएफ आपका अपलोड हो जाएगा। उसे ही कहते हैं, ये जो है शब्द क्या कहेंगे? कंपंक्शन, पछतावा। बिल्कुल। तो कंपंक्शन को याद कैसे करोगे? तो मोबाइल से कोई मार्केट खरीद के लेके आए, और मार्केट से कोई मोबाइल खरीद के लेके आए, आप मार्केट गए, मोबाइल लेके आए खरीद के, अब मोबाइल में देख रहे हो कि इसमें क्या फंक्शन है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है, फंक्शन को कंपेयर। दोस्त आपका पूछा बताओ इसमें है, तुम्हारे में ये फंक्शन है, बोला ना ये तो नहीं है, तुम्हारे में ये फंक्शन है, नहीं है। यानी कि आपके मोबाइल में निकला
फंक्शन तो हो गया कम फंक्शन, निकला कम फंक्शन तो हो गया कम फंक्शन, हो गया पछतावा, हो गया रिग्रेट, हो गया रिमोर्स, यानी पछताना, किसी चीज को अटोन करना। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है करटेल। करटेल का मतलब होता है छोटा करना, करटेल का मतलब होता है शॉर्टन कर देना, कम कर देना, लेसन कर देना, अब्रिज कर देना, करटेल कहलाता है। याद कैसे करोगे? तो देखो यहां पर है टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ, और कर को याद कर लो कट से, यानी कर टेल, कट टेल, कर टेल, कट टेल, यानी टेल को कट करके क्या कर दिया? छोटा कर दिया। यानी जैसे आपने बहुत सारे डॉग्स की वैरायटी देखी होगी, उन सारे डॉग्स की वैरायटी में कोई पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन डॉग्स के जो डॉग्स होते हैं उन लोगों के पूंछ को काट दिया जाता है, तो उसे क्या कर दिया गया? यानी उसके टेल को कट करके करटेल कर दिया, छोटा कर दिया, अब्रिज कर दिया, शॉर्टन कर दिया, लेसन कर दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्नैग। स्नैग का मतलब होता है बाधा, स्नैग का मतलब होता है बाधा, रुकावट, यानी किसी चीज में बाधा, किसी चीज में रुकावट, उसे क्या कहते हैं? जर्मन शेफर्ड, जो आई डोंट नो क्या होते हैं, पिटबुल होता है, उनसे मतलब नहीं। आपने लिंक कर लिया ना, दिमाग में बस एक इमेज बनना चाहिए कि जब आप एग्जाम में बैठो ये क्वेश्चन आएगा करटेल, करटेल आएगा, गुरुजी मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए ना, प्लीज बताओ बेटा जीवन में क्या तकलीफ है तुम्हारे। चलो स्नैग, अब स्नैग को याद कर लो नाग से, नाग, स्नैग नाग, शेष नाग था, एस फॉर स्नेक, नाग, यानी जो नाग था रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में नाग मिल गया, और नाग क्या है देख रहा है आपको, सीधा सा ये कहना है कि स्नैग, यानी कि नाग क्या बन गया? स्नैग बन गया, यानी रास्ते में दिख गया नाग, रास्ते के लिए क्या बन गया? बाधा, रुकावट, अवरोधक, उसे कहते हैं स्नैग। नहीं कहते हैं कि तुम्हारे बाधे का ये रुकावट है तो तुम्हारे बाधे का स्नैग है, उसे ही कहते हैं तुम्हारे बाधे का रुकावट, तुम्हारे बाधे का स्नैग। क्लियर? हाँ, एसएससी का पैटर्न चेंज है क्या? बिल्कुल है। कहां सोए रहे हो? उठ के जरा नींद से बाहर आओ बेटा। सर मेरी एज 27 है, क्या मैं तैयारी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। कभी भी याद रखना कि ज्ञान कभी भी किसी उम्र का मोहताज नहीं है। अगर आपको जब से लगे, नहीं कहते हैं कि जब से जगो तब से सवेरा, तो वही है जब आप लग गया कि नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे अब कुछ बढ़िया सा बेहतर सा कुछ करना है, मैं आज से ही प्रयत्न करता हूं, आज से तुम्हारे लिए सवेरा हो गया। क्लियर? चलो इन सारी, सर इन सब को याद नहीं करना, याद हो गया है। देखो कैसे याद हुआ है। अगर मैं पूछूं जरा बताना कि डिसवॉल्व का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर डी इज अ वोवेल, मना कर दिए तो मना करना, डिसवॉल्व मतलब मना करना, सेंस्योर निंदा करना, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। सेंसर बोर्ड वाले क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। रुकी गाड़ी, क्यों रुकी? गाड़ी इसलिए रुकी क्योंकि आप क्या थे? अनुभवहीन थे। गाड़ी क्यों रुक गई? क्योंकि आप अनुभवहीन थे। लेबोरियस मेहनती है। एड्रॉइट दक्ष या निपुण। ओबैसे बहुत मोटा। आफ्टर मैथ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट है, परिणाम है। कंपंक्शन पछतावा। करटेल छोटा करना। स्नैग बाधा या रुकावट। अब बताओ, सारे एक भी शब्द कोई ऐसा नहीं है जो आपको याद ना हुआ हो, और ऐसे डेली हमें पढ़ना है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। ये हो गया आपके वोकैबुलरी का सेक्शन। क्लियर है? आपको डेली ऐसे 10 क्वेश्चन कराने हैं, डेली आपको 10 वर्ड्स मिलेंगे, या फिर मैं एक ही बार में पूरा का पूरा वर्ड्स दे दूंगा, 1.5-2 घंटे की। समय बहुत जरूरी है क्योंकि समय आपके पास कम है। जीडी भी हो जाएगा, और जीडी का बैच भी बहुत जल्द हमारा अनाउंस भी होगा। जीडी का बैच आएगा, स्पेशली जीडी का बैच, उसके हिसाब से जो प्रीवियस ईयर जीडी। देखो एक्चुअली क्या है, आपको ना एक राज की बात बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, अलर्ट होके सुनना। एसएससी इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। समझे मैंने क्या बोला? मैं ये कहना चाहता हूं कि एसएससी कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का खेल है। यानी अगर एसएससी की तैयारी आप कर रहे हो और आपने प्रीवियस ईयर देखा तक नहीं है, तो जीवन में कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आपने तैयारी नहीं किया, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर छाप दिया, तो सारे के सारे एग्जाम निकल चले जाएंगे। तो आपको यह ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर कैसे हमें करना है। इसी के लिए जैसे एसएससी जीडी का जो बैच होगा, उसमें हम एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर होंगे उन पे आपको मास्टरी कराएंगे। क्लियर है? हाँ, मैं बस आज मैंने ध्यान दिया क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा कम है। चलो
आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हम डेली अपने वोकैब को ध्यान में रखेंगे, सारी चीजों को, हाँ बिल्कुल सारी चीजों को समझेंगे। चलिए, आपके ये जो सेक्शन है वोकैब सेक्शन हो गया। ग्रामर की बात समझो। अगर मैं ग्रामर को लेके चलता हूं, मैंने आपसे कल बोला था कि लड़का मेरे पास आया और बोला कि सर हम आपके शरण में आना चाहते हैं। नहीं कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो वही आके क्या बोला कि मैं पीएस सर के शरण में आना चाहता हूं, मैं पीएस सर के से मैं चाहता हूं कि मुझे अंग्रेजी सिखा दीजिए। तो मैंने बोला कि लेटर आता है, तो बोला बचपन में सीख लिया था सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया। मैंने बोला वर्ड आता है, बोला सर आता है लेकिन कहीं कहीं गलती होती है, तो मैं वहां पर सीख लेता हूं, आप बताओगे मैं सीख लूंगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया। मैंने बोला अच्छा ठीक है सेंटेंस आता है, अगर ये बोल दिया होता हां सर आता है, तो मैंने बोला तुमको अंग्रेजी आता है, इसका मतलब यानी कहने का यह मतलब है कि अगर मैंने पूछा कि सेंटेंस आता है तो सेंटेंस नहीं आता है, सर सेंटेंस सिखा दो, तो मैंने बोला आओ सेंटेंस सिखाता हूं। मैंने ये कहा कि अगर मैं लिखा यहां पर सेंटेंस, तो सेंटेंस का मतलब होगा ये, सेंटेंस का मतलब होगा SVO। इस S का मतलब क्या होता है, इस S का मतलब है सब्जेक्ट, इस V का मतलब है वर्ब, और इस O का मतलब है ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब लड़के से बोला मैंने कि बेटा तुम्हें सब्जेक्ट आता है, तो बोला सर नहीं आता है। मैंने बोला तुम्हें वर्ब आता है, बोला नहीं आता है। ऑब्जेक्ट आता है, बोला नहीं सर यही तो सीखने आए हैं आपके पास, आपके शरण में इसीलिए तो आए हैं कि आप हमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सिखा दीजिए। अब मैंने बोला कि इसका मतलब कि तुम्हें तो स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। बोला बिल्कुल तैयार हूं सर, कमर कस के आ गया हूं। मैंने वादा कर दिया है, मैंने सबसे कमिटमेंट कर दिया कि अब की बार आखिरी बार होगा, इस बार की तैयारी मेरी आखिरी बार होगी, और मैं इसके लिए तैयार हो चुका हूं। अपने जो गर्दन को है ना, अपने गर्दन को बगावत करने के लिए तैयार कर चुका हूं। नहीं कहते हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, और नादान ना समझ इन्हें, इन लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, अब मरने का है खौफ कहां। ऐ तलवार, ऐ तलवार तुझे झुकना होगा, इस गर्दन ने बगावत कर ली है। तो बगावत तो हो चुकी है, इसको उखाड़ फेंकने की, यहां पर एक सीट लेने की। और सारे के सारे हमारे बच्चे जो जिनको एकदम 100% तैयार हैं कि नहीं सर मुझे लेना है, मुझे कैसे भी इस बार सिलेक्शन लेना है, तो इस सिलेक्शन के लिए मैंने बोला कि चलो मैं तैयार हूं तुम्हें सब्जेक्ट सिखाने के लिए, मैं तैयार हूं तुम्हें वर्ब सिखाने के लिए, मैं तैयार हूं तुम्हें ऑब्जेक्ट सिखाने के लिए। जीवन में देखो, जीवन में अगर कभी भी नहीं पढ़े होगे, आज सीख जाओगे कि क्या होता है सब्जेक्ट। मैंने बोला कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है, सब्जेक्ट हम कहते हैं तो किसे कहते हैं। लड़के ने बोला कि सर सब्जेक्ट तो हमें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट क्या होता है, बचपन में सुने थे कि करने वाला ऐसा कुछ होता है। मैंने बोला भूल जाओ, बचपन की बातें भूल जाया करो, क्योंकि बचपन की बातें 55 तक काम नहीं आती। यहां पर सब्जेक्ट लिखा तो मैंने बोला कि दुनिया की सारी चीजें, ध्यान से सुनो, दुनिया की सारी चीजें सब्जेक्ट हो सकती हैं, यानी दुनिया की जितनी भी चीजें सब्जेक्ट हो सकती हैं। जिसको तुम देख रहे हो, जिसको तुम छू रहे हो या फिर सोच भी रहे हो, उन सारे किसी को सब्जेक्ट कह देंगे। जैसे मैंने बोला बताओ ये पेन क्या है, पेन एक सब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं, बोला बिल्कुल हो सकता है। मैंने बोला कि सब्जेक्ट इसका मतलब कि दुनिया की सारी चीजें सब्जेक्ट होंगी, तो इन सब्जेक्ट का कोई ना कोई नाम होगा, कोई ना कोई नाम होगा, यानी नाम होगा ही होगा। जैसे मैंने बोला ये पेन सब्जेक्ट हो सकता है, ये शर्ट सब्जेक्ट हो सकता है, ये वॉच सब्जेक्ट हो सकता है, मैं सब्जेक्ट हो सकता हूं, तुम सब्जेक्ट हो सकते हो, ये पंखा जो तुम्हारे ऊपर चल रहा है हो सकता है, तुम्हारा मोबाइल सब्जेक्ट हो सकता है। इसका मतलब कि सारे के सारे सब्जेक्ट का नाम होगा, और इसी नाम को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी नाउन क्या है, नाम है। अब मैंने बोला कि दुनिया की सारी चीजों का कोई ना कोई नाम होगा, क्या जरूरी है ऐसा? मैंने बोला कि वह, अब वह का नाम है, नहीं है। मैंने बोला कि वे लोग, कौन वे लोग, नाम है उनका, तो इसका मतलब कि दुनिया के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका नाम नहीं है, और उनका नाम नहीं है उसे कहते हैं अननोन, और इसी अननोन को कहा जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन
क्लियर? अब देखो, आपने बोला कि सर नाम होगा तो नाउन कह देंगे, यानी नाउन होगा नाम बनेगा, और नाम क्या होगा? सब्जेक्ट। नाउन क्या काम करेगा? सब्जेक्ट का। प्रोनाउन भी सब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन कहीं कहीं पर एक्शन जो होता है वो भी काम कर देता है। जैसे मैंने बोला मेरा जाना, मेरा जाना, उसका आना, राम का जाना, उसके चलने का तरीका, उसका नहाना, मैंने बोल दिया कि उसका एक्शन क्या है, तो एक्शन भी सब्जेक्ट बन सकता है, और इसी एक्शन को कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। ध्यान देना, वर्ब जो होगा ये मेन वर्ब नहीं होगा। इस मेन, देखो जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो डिटेल बताऊंगा, और इसी वर्ब में आपको पढ़ाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक इनफाइनाइट वर्ब होता है, और इनफाइनाइट वर्ब से बना होता है इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स कहते हैं इनफाइनाइट वर्ब से। दूसरा होता है जिसे कहते हैं जीरंड। इनफाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब नहीं, इनफाइनाइट वर्ब। इसकी पहचान का तरीका क्या है? तो इसके पहचानने का सीधा एक साधारण तरीका क्या है? तो तरीका है कि अगर आपने टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया तो इन्फिनिटिव्स कहलाएगा। जीरंड क्या कहता है कि V1 के साथ आपने ING लगा दिया तो यह जीरंड कहलाएगा, और यह काम किसका करेंगे? सब्जेक्ट का। अब एक बात जरा बताओ, मैं अगर लिखा, मैंने लिखा यहां पर राम, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। अब एक बात जरा मैं पूछूं आपसे, मैं ये पूछा कि बताओ ये राम क्या है, ये इज क्या है। मैं अगर पूछा कि राम क्या है, सब आएगा, धीरे धीरे सब बताऊंगा बेटा, एक एक करके समझ लो। पहले मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय, तो अब बताओ कि ये राम क्या है, तो बोलोगे सर सब्जेक्ट है। मैं पूछूं ये इज क्या है, तो बोलोगे सर ये वर्ब है। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर सर सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये तो कहना सही होगा कि ये सब्जेक्ट अगर है तो कैसे मान लूं कि सब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ राम सब्जेक्ट है कि नहीं है, आपने बोला सर बिल्कुल है, तो मैं पूछूं कैसे मान लूं कि सब्जेक्ट है, तो बोलोगे सर वर्ब से पहले आया है इसलिए मानना पड़ेगा। मैं बोलूं कि बताओ ये वर्ब है कि नहीं, आपने बोला कि सर ये बिल्कुल वर्ब है, तो मैं बोलूं कैसे मान लूं कि ये वर्ब है, कैसे मान लूं कि ये वर्ब है, तो क्या बोलोगे? सर सब्जेक्ट के बाद आया है, सब्जेक्ट के हिसाब से आया है, इसीलिए मैंने लिखा यहां पर ही, तो इसका मतलब इज। मैंने लिखा यू तो आर, मैंने लिखा आई तो लिखा एम। इसका मतलब कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आया है? सब्जेक्ट। इसीलिए लिखते हो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद अगर कुछ दिखे तो वर्ब ही होगा। यहां पर देखो बेटा, हेल्पिंग वर्ब तो है ना, हेल्पिंग वर्ब हो, एक्सलरी वर्ब हो, यहां पर ध्यान देना, राम इज अ गुड बॉय, यहां पर ये जो बोल रहे हो ना हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब का काम करता है, वर्ब टू बी का काम करता है, वर्ब टू बी है। सब बताऊंगा, वर्ब के टॉपिक में सब बताऊंगा मैं। अब एक बात जरा बताना, अब देखो मेरा यह कहना है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा, जैसा सब्जेक्ट लगाओगे वैसा वर्ब लगाना पड़ेगा, ये सब बताऊंगा। इज यहां देखो कहीं कहीं पर इज मेन वर्ब बनता है, क्योंकि ये वर्ब टू बी है, होने का बोध करता है। एक बात बताओ, अगर यहां पर इज को, अगर आप बोल रहे हो कि इज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का तो कोई नाम ही नहीं होता है, कोई मीनिंग ही नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा यहां पर आई हैव अ पेन। अब एक बात जरा बताओ कि आई हैव अ पेन क्या है? आई हैव अ पेन में हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यानी अगर लिखा आपने कि आई हैव गॉन टू स्कूल,
तो यहां पर ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पर हैव क्या है, मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है, सारे भरम मिट जाएंगे आपके। नहीं, बार बार तो कहता हूं कि कहा जाता है कि भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, लेकिन मेरा कहना है कि मिटाएंगे तुम्हारे सारे भ्रम धीरे धीरे। तो इसीलिए धीरे धीरे समझ में आएगा। आप एक टॉपिक को छोड़कर दूसरे पे जाओगे तो कैसे समझ में आएगा। समझाना कुछ और चाहता हूं, समझ कुछ और रहे हो। मैं इसलिए बता रहा था कि एक बात बताओ कि मैंने ये बोला, स्टार्टिंग से आता हूं, मैंने ये बोला कि सर आए मेरे पास, बोले सर अंग्रेजी सिखा दो। मैंने बोला कि एक बात बताओ, लेटर आता है, आता है, वर्ड आता है, आता है, सेंटेंस आता है, नहीं आता है। तो मैंने बोला सेंटेंस में बताओ सब्जेक्ट आता है, बोलो नहीं आता है सर। वर्ब आता है, नहीं आता है सर। ऑब्जेक्ट आता है, नहीं आता है सर। यानी सीधा कहना यह है कि अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आता है तो सेंटेंस आएगा। तो चलो सब्जेक्ट पढ़ा जाए। तो मैंने बोला सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव्स हो सकता है, जीरंड हो सकता है। अब एक एक को प्रूफ कर देता हूं, प्रूफ सारी चीजों का कर देता हूं। जैसे देखो, मैंने बोला कि अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसका नाम होगा और नाउन हो जाएगा। देखो मैंने बोला राम, बताओ कि राम, राम जो है, राम एक नाउन है। अब देखता हूं कि नाउन सब्जेक्ट बनता है कि नहीं। तो मैंने लिखा राम इज गुड। तो अब बताओ यहां पर ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। तो देखो राम को सब्जेक्ट बना दिया कि नहीं, बोला बिल्कुल बन गया। अब देखते हैं प्रोनाउन को। मैंने बोला बताओ ही प्रोनाउन है कि नहीं, बोलो है सर प्रोनाउन है। मैंने लिखा ही इज गुड। कौन सा तूफान है। तो अब इज क्या है, वर्ब, वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। तो देखो ही भी सब्जेक्ट बन गया कि नहीं, तो बोला बिल्कुल बन गया सर। मैंने बोला इन्फिनिटिव्स को चेक करते हैं कि बन रहा है कि नहीं। मैंने लिखा यहां पर टू के बाद V1 यानी टू वॉक। अब बताओ वॉक क्या है, V1 है, ये टू है। मैंने लिखा टू वॉक इज गुड। अब बताओ कि यहां पर टू वॉक क्या है, तो बोलोगे सर इन्फिनिटिव्स है। तो बताओ इन्फिनिटिव सब्जेक्ट बना कि नहीं, बिल्कुल बन गया। मैंने बोला कि वॉक है और वॉक में मैंने लगा दिया ING और लिख दिया वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड। तो अब बताओ कि वॉकिंग जीरंड है कि नहीं, बोलोगे सर बिल्कुल है। किसकी जगह पर है, तो वर्ब से पहले है, वर्ब से पहले है। तो मैंने ये प्रूफ किया कि अगर आप नाउन को अगर नाउन क्यों पढ़ते हैं, राम क्या है, नाउन है। नाउन क्यों पढ़ते हैं, सब्जेक्ट बनाने के लिए। सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए। और सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं, अंग्रेजी बनाने के लिए। मिल गया जवाब, मिल गया जवाब। मैंने इसीलिए बोला कि अंग्रेजी सीखना है तो लेटर सीखो, वर्ड सीखो, सेंटेंस सीखो। तो सेंटेंस क्यों सीख रहे हो, सेंटेंस सीख रहे हो इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए। अब इंग्लिश के लिए क्या सीखना पड़ेगा, सेंटेंस। तो सेंटेंस किससे बनेगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट किस किस का चीज होगा, तो नाउन का, प्रोनाउन का, यहां पर इन्फिनिटिव्स का, जीरंड का। यही क्या होता है, यही होता है, यहीं से जन्म होता है नाउन का। अब सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सर अगर नाउन नहीं पढ़े तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, और सब्जेक्ट नहीं आएगा तो सेंटेंस की शुरुआत ही होती है सब्जेक्ट से। सेंटेंस की शुरुआत ही होती है सब्जेक्ट से। क्लियर है। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं क्या, नाउन। यहां से जन्म होता है नाउन चैप्टर का। तो अब से, आज से आपको क्या सीखना है, नाउन। क्या पढ़ना है, नाउन। तो आज से हेडिंग बना लो नाउन, नाउन आज से हेडिंग बना लो। आज से स्टार्ट करते हैं नाउन। इससे पहले यह बताया कि नाउन क्यों पढ़ते हैं, नाउन पढ़ने की जरूरत क्या होती है। अब जितने, देखो खान सर का कहना है कि जितने खाली मेमोरी में डाउनलोडिंग बड़ा तेज होता है। तो जब डाउनलोडिंग जब तेज करने की बात आए तो अपने दिमाग को खाली कर लो। ऐसा लोगों कि सर पहली बार सीख रहे हैं, कुछ नहीं आता है, स्टार्टिंग से सर आप सिखाइए। बिल्कुल पढ़ाएंगे, सर भी पढ़ाएंगे। सर बहुत अच्छे समझ में आया, बिल्कुल आएगा। अब देखो, अब क्या है कि यहां से नाउन चैप्टर का जन्म हो गया। अब नाउन के जितने तरीके थे, कल आपको बताया था पहचान, ये कलम कॉमन नाउन, नाम रख दिया मैक्सअप का पेन प्रॉपर नाउन, बंडल में पेन कलेक्टिव नाउन। तीन चीज को, जो चीज नाप करता हूं, एक एक चीज को डिटेल से बताऊंगा। यहां से नाउन का चैप्टर का जन्म हुआ। क्लियर है।
सब नोट्स आपको मिल जाएगा बेटा, नोट्स आपको दूंगा मैं, अपलोड करूँ, एक एक चीज लिखा होगा उसमें, सारी चीजें लिखी होगी। चलो आ जाओ। अब देखो लड़का परेशान रहता है। अब नाउन है, देखो लड़के कंफ्यूज रहते हैं, नाउन में और वर्ब में बड़ा कंफ्यूजन है। सारे कंफ्यूजन को दूर करता हूं, देखो कैसे। मैंने बोला कि दुनिया के जितने भी नाउन हैं, दुनिया के जितने भी नाउन हैं, उनका जन्म किस में हुआ? तो जन्म अकेले हुआ ना। किसी का जन्म किस में होता है? अकेले होता है। तो एक का जन्म होता है, यानी एक में जन्म होता है, और इस एक के जन्म हो जाने की वजह से ये नाउन क्या कहलाता है? सिंगुलर। सिंगुलर। मैंने बोला कि अगर इसे सिंगुलर से बनाना है प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, तो इस सिंगुलर में क्या जोड़ दो? एस जोड़ दो। क्या जोड़ दो? ई एस जोड़ दो। क्या जोड़ दो? नाउन के बाद एंड से नाउन जोड़ दो। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ऐसा करने से ये हो जाएगा प्लूरल। जैसे एग्जांपल देता हूं, देखो मैंने बोला बॉय, बॉय क्या है? सिंगुलर है, और बॉय में एस जोड़ देने से ये क्या बन गया? बॉयज। ये क्या है? प्लूरल है। मैंने बोला मैंगो, मैंगो क्या है? सिंगुलर है, मैंगो में जोड़ दिया ईएस, क्या बन गया? मैंगोज। मैंगोज क्या है? प्लूरल है। यानी बॉय में एस जोड़ा बॉयज, मैंगो में ईएस जोड़ दिया मैंगोज। फिर मैंने बोला कि राम है एक नाम, और नाम में एंड लगा के मैंने लिख दिया राम एंड रोहन। ऐसा करने से भी क्या बन गया? प्लूरल बन गया। इस बात को प्रूफ कर दिया कि प्लूरल बन जाएगा। अब देखो ये ठीक जैसा वर्ब चलता है, सॉरी जैसा नाउन चलता है, इसके ठीक उल्टा, इसके ठीक विपरीत वर्ब चलता है। कैसे? तो मैंने बोला वर्ब का जन्म किस में होता है? वर्ब का जो जन्म है वो होता है प्लूरल में। अभी बताऊंगा कैसे। वर्ब का जन्म किस में होता है? प्लूरल में। अब प्लूरल से बनाना है क्या? सिंगुलर। प्लूरल से सिंगुलर बनाना है, तो प्लूरल से सिंगुलर बनाने का तरीका क्या कहता है कि इसमें भी एस जोड़ दो और ईएस जोड़ दो। ऐसा करने से क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। जैसे दिखाता हूं, मैंने लिखा इट, इट के साथ जोड़ दिया एस, यानी लिखा इट और इट के साथ जोड़ दिया एस, क्या बन गया? बन गया इट्स। मैंने लिखा गो, गो के साथ ईएस जोड़ दिया, क्या बन गया? गोज। अब बताओ इट्स क्या है? सिंगुलर। गो क्या है? गो, इट्स क्या है? सिंगुलर। गोज क्या है? सिंगुलर। समझ में आया? अब देखो, अब इस यहां पर आपको यह पता चल गया कि किसी भी नाउन में आप एस जोड़ोगे प्लूरल बना देगा, किसी भी वर्ब में आप एस या एस जोड़ दोगे सिंगुलर बना देगा। क्लियर है? जैसे अगर एक बात बताओ, मैं एक बॉय को लेता हूं, मैंने एक बॉय को लिया, मैंने लिखा बॉय, एक बॉय है। एक राम को लेता हूं, इसमें से एक राम को ले लिया, मैंने लिखा राम। अब एक बात बताओ, मैंने लिखा बॉय, तो बताओ गो टू स्कूल कि गोज टू स्कूल? यानी बॉय गोज टू स्कूल कि गो टू स्कूल? राम गो टू स्कूल कि गोज टू स्कूल? राम गो टू स्कूल या गोज टू स्कूल? तो सब के सब सभी देख लो, सभी लोग आंसर क्या दे रहे हैं? सर गोज टू स्कूल। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो यूज हुआ है गो, यहां पर जो गो है वो क्या है? तो देखो गो क्या है? तो गो है प्लूरल। ये क्या है? प्लूरल है। गोज क्या है? सिंगुलर। तो इसका सीधा ये कहना हुआ कि सर राम सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए। सीधा सा ये कहना है। तो देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया राम एंड श्याम। अब बताओ गो टू स्कूल कि गोज टू स्कूल? तो बोलोगे गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। तो ये तो प्रूफ हो गया ना कि ये प्लूरल होता है। अगर इसको एक शब्द में मैं लिखना चाहूं तो मैंने क्या लिखा कि मैंने आपको यह बताया, मैंने आपको यह समझाया कि अगर नाउन के साथ,
आप किसी भी नाउन के साथ, देखो मैथ वाला, एकदम एकदम मैथ वाला दिखाता हूं, जैसे नहीं होता है मैथ में आप पढ़ते हो, इसके साथ इतना जोड़ दो तो ये आएगा, तो मैं वही साइंटिफिकली पढ़ाता हूं अंग्रेजी। मैंने बोला कि नाउन के साथ आप एस जोड़ दोगे, अगर नाउन के साथ आप एस जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा प्लूरल। जैसे मैंने नाउन लिखा बॉय, बॉय के साथ एस जोड़ दिया, बन गया बॉयज। क्लियर? इसी के ठीक विपरीत चल जाऊं, विपरीत नहीं, मैंने बोला दूसरा रूल कि अगर किसी भी नाउन के साथ आप जोड़ दो ईएस तो ऐसा करने से भी क्या बन जाएगा? प्लूरल। जैसे मैंने बोला यहां पर मैंगो, मैंगो के साथ जोड़ दिया ईएस, क्या हो गया? ये मैंगोज, मैंगोज। अब बताओ, इसके विपरीत चलता हूं, ठीक उल्टा। मैंने बोला वर्ब, वर्ब के साथ मैंने एस जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? उल्टा बन जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। जैसे वर्ब क्या है? ईट, ईट के साथ क्या जोड़ दूं? एस, क्या हो जाएगा? इट्स। ये क्या है? सिंगुलर है। मैंने बोला किसी भी वर्ब के साथ आप लगा दो ईएस, यानी वर्ब के साथ आप ईएस लगा दोगे, क्या बन जाएगा? सिंगुलर। मैंने लिखा गो, गो के साथ लगा दिया ईएस, क्या हो गया? गोज हो गया। देखो कितना आसान है रूल। इसको 4 हिस्से में बांट दिया, सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए, तो ये जो है आपने ये सीख लिया कि कैसे सिंगुलर से बन जाता है प्लूरल, कैसे ये नाउन। देखो ध्यान देना, आपको एक तरीका क्या बता रहा हूं, समझ लो सीधी बात। नाउन में एस और एस जोड़ोगे बनेगा प्लूरल, वर्ब में एस जोड़ोगे बनेगा सिंगुलर। सर इतना आसान होता है? एकदम आसान, एकदम। अंग्रेजी आप यकीन करना कि बहुत आसान होता है। अब देखो, देखो बहुत सारे बच्चे घबराए नहीं। सर मुझे कोर्स परचेस करना है, तो हु इज स्टॉपिंग यू? नो वन कैन स्टॉप यू, गो एंड परचेज द बैच। कोई बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा। अब एक चीज देखो, अंग्रेजी क्या है कि अंग्रेजी बहुत ही आसान है। देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूं, थोड़े से अपर लेवल पे क्वेश्चन है, आपके सोचने की तरीका को मैं डेवलप करूंगा। यहां पर सोचने की चीजों को मैं डेवलप करूंगा। आप जो सोचते हो कि हाँ इस तरीके से पढ़ना है, उस तरीके से, देखो क्या लिखा है, द मून हैज हिडन इट्स फेस बिहाइंड द क्लाउड्स। यानी मून, चांद, चांद ने छुपा लिया क्या? अपना चेहरा, यानी इट्स फेस बिहाइंड द क्लाउड। अब यहां पर क्या किया है कि यहां पर लगाया है इट्स द क्लाउड, यानी इट्स फेस। अब समझना कि मैं अगर बात करूं, आपको नाउन जेंडर में बताऊंगा डिटेल से। सर आपसे प्यार हो गया, अच्छा जी कर लो, फिर प्यार करने वालों को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। अब एक चीज समझो, मैं जेंडर पढ़ाऊंगा तो डिटेल से बताऊंगा इस चीज को, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि मून जो है, मून क्या होता है? मून को बताओ मेल लिखूं, मून को फीमेल लिखूं, या मून को न्यूटर लिखूं, यानी कि नॉन लिविंग लिख दूं? नॉन लिविंग, न्यूटर, न्यूटर, मेल फीमेल न्यूटर, नॉन लिविंग। लड़का वो देखो इसी को, नॉन लिविंग को ही न्यूटर कह लो। अब बताओ क्या लिखूं? बहुत सारे बच्चों का आंसर क्या आ रहा है कि सर फीमेल होगा, सर ये होगा, सर न्यूटर होगा, ये होगा, वैसा होगा, मेल भी होगा। लड़का मेल भी बोल रहा है। जरा एक बात बताना कि आप किसी को मेल या फीमेल कैसे बनाते हो? आप किसी को मेल बनाते हो तो कैसे बता दिया मेल है, फीमेल बनाए तो कैसे बता दिया फीमेल है। तो मेल और फीमेल का जो जिस तरीके से जो डिवाइड करते हो कि कौन मेल है कौन फीमेल है, वो कैसे पता चलता है? अगर आपने बोला कि ये मेल है या फीमेल है, उसके तरीके होंगे, तरीका डिटेल से बताऊंगा अपने क्लास में। जब नाउन जेंडर को पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे, नाउन जेंडर को डिटेल से समझेंगे। अच्छा, चंदा मामा की वजह से क्या है, तो चंदा मामा की मामी कहां है? मामी को लाओ। चंदा मामा की मामी है, समझना इस चीज को बता रहा हूं।
कभी भी जब तुलना करते हैं तो तुलना बराबर चीजों में होता है। मैंने बोला कलम की तुलना कलम से, इस बोर्ड की तुलना बोर्ड से, इस माइक की तुलना माइक से, इस शर्ट की तुलना इस शर्ट से, इस घड़ी की तुलना इस घड़ी से होगा। सभी लोग सहमत हैं कि नहीं, जरा बताओ। सभी लोग इस बात से सहमत है कि नहीं कि आप जब तुलना करते हो किसी चीज का तो समान चीजों की तुलना समान से करते हो? तो बोलोगे हां सर। देखो सारे बच्चे बोल रहे हैं, सारे के सारे बच्चे बोल रहे हैं। देख लो हमारे ऑपरेटर महोदय भी देख रहे हैं आपका कमेंट। सारे बच्चे हां बोले हैं। पलट मत जाना, पलट मत जाना अपने शब्दों से। जो बोला है, जो वादा किया है उस वादे को निभाना। वादा किया जो निभाना पड़ेगा। बिल्कुल, अब समझो। जितने लड़के बोल रहे हैं कि हां सर हां सर हां सर, तो यानी कलम की तुलना कलम से, यानी इस बोर्ड की तुलना बोर्ड से, शर्ट की तुलना शर्ट से, इस माइक की तुलना माइक से, तो फिर क्यों कहते हो कि चांद सी होगी महबूबा मेरी? कैसे कह देते हो कि 14वीं का चांद हो तुम या आफताब हो? जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। ऐसा क्यों निकल जाता है कि आपने यह कह दिया कि तुम चांद जैसी हो? यानी कि यहां पर है चांद जिसे कहते हैं मून, और यहां पर है आपका चांद। नहीं कहता है कि जरा बाहर निकलना घर से, आज कुछ चांद ज्यादा ही इतरा रहा है। तो आपने क्या किया कि आपने ये वाले चांद की तुलना इससे कर दी, यानी ये वाले चांद को इसके साथ जोड़ दिया। अब जोड़ा तो तुलना बताओ समान चीजों में हुआ? समान चीजों में कैसे हो गया? यहां पर ये चांद है, ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है, तो तुलना कैसे हो गया? अब मान के चलो आपने बोल दिया कि हां, अब जरा बताओ कि अब कोई बोल दे कि चांद सी होगी महबूबा मेरी। कोई ऐसा निकला, कोई बोल दिया कि मरकरी सी होगी महबूबा मेरी, कोई बोल दिया मंगल सी होगी, प्लूटो सी होगी, वीनस सी होगी, टाइटन ग्रह सी होगी महबूबा मेरी। आपने ऐसा बोला, तुलना हुआ? बोला नहीं हुआ सर। इसका मतलब है कि कोई भी अगर आपने किसी का जेंडर अगर डिसाइड किया तो इसके कुछ फंडे होते हैं। आपने अगर किसी को मेल बनाया है तो किस बेसिस पे? आपने किसी को फीमेल बनाया तो किस बेसिस पे? बेसिस क्या था आपका? यानी आपने किस तरीके से बना दिया किसी को बेसिस? अब समझो कि आपने किसी को मेल और फीमेल कैसे बनाया। ध्यान रखना, मेल होने के लिए यह मायने नहीं रखता है अंग्रेजी के हिसाब से कि आपका लुक कैसा है। वो दिखाता है कि अगर कोई मेल है तो फिर कैसे बोल देगा? तो मेल बोलेगा कि मेरे पास पावर है, मेरे पास पावर है, मेरे पास कैपेसिटी है, मैं बहुत ज्यादा रफ हूं, हार्ड है। यानी एक बात जरा बताना कि अभी कुछ दिन के बाद ही आपका आने वाला एक बिहार और उत्तर प्रदेश के पूरे विश्व का सबसे बड़ा त्योहार आज के जमाने में अगर देखा जाए तो आ रहा है छठ पूजा। छठ पूजा आपने अगर देखा होगा कि छठ पूजा में जो माता लोग जो व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, वो सन की पूजा करती हैं और सन की तुलना अपने वाले सन से करती हैं। यानी क्या बोलती हैं कि सूर्य सा ताकत हो वैसा हो बेटा मेरा। यानी कि आपने क्या दिखाया कि आपने सन को दिखाया क्या कि सन से किसकी तुलना कर दिया? बेटे से। आप कभी बोलते हो कि चांद सा बेटा चाहिए ना, चांद सा नहीं, सूर्य पुत्र चाहिए, सूर्य जैसा पुत्र चाहिए। यानी सन की पूजा होती है, सन के टेंपल हैं, मंदिर हैं। तो यानी आपने क्या दिखा दिया कि जो मेल होगा उसके अंदर ये होगा, लेकिन जो फीमेल होगी उसके अंदर ब्यूटी होगा, उसके अंदर काम होगा, उसके अंदर सॉफ्ट होगा, वो काइंड होगी, काइंड हार्टेड। यानी सीधा सा कहना है कि मेल है तो ये होगा, फीमेल है तो ये होगा। ऐसे आता है अंग्रेजी। हां, अब कोई बोल दे कि चांद सा दामाद चाहिए, बोलेगा कोई, लेकिन हां चांद सी बहू चाहिए। तो आपने बहू से चांद की तुलना की। अगर आपने जमाई से तुलना की होती तो इसका मतलब है कि फिर गड़बड़ हो जाता, चांद सी बीवी चाहिए। कोई बोले चांद सा पति चाहिए मेरा, होगा, क्योंकि चांद के अंदर क्या है? ब्यूटी है, काम है, सॉफ्ट है, काइंड है।
समझ में आया? तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है अंग्रेजी का एक तरीका कि आपको अंग्रेजी में कैसे बोलना है। अब उन सारी चीजों को जिनके अंदर आप पावर देखो, जिनके अंदर आप पावर देखो, कैपेसिटी देखो, रफ देखो, हार्ड देखो, उन सबको लगा देना मेल में। आप जिसके अंदर ब्यूटी देखो, काम देखो, सॉफ्ट देखो, काइंड देखो, लगा दो उसको फीमेल में। जैसे आपने बोला नेचर, प्रकृति की खूबसूरती, तो खूबसूरती मेल में है कि फीमेल में है? तो खूबसूरती फीमेल में है, तो प्रकृति फीमेल है। नदी, तो नदी बताओ कि नदी के अंदर क्या देखते हो? खूबसूरती को देखते हो, उनके काइंड, ममता को देखते हो कि अगर नदी अगर एक बार सूख गई तो बाढ़ जो है सूखा पड़ जाएगा, बहुत सारे घर तबाह हो जाएंगे, तो उनके अंदर काइंड है, तो फीमेल में आएगा। लेकिन आपने बोला तूफान, बवंडर, तो उसके अंदर क्या है? पावर है। आपने बोला डेथ, तो डेथ नोज इट्स विक्टिम, हर विक्टिम या हिज विक्टिम, तो होगा हिज विक्टिम, क्योंकि डेथ के पास पावर है, हार्ड है, क्रूएल है, स्ट्रेंथ है, तो इन सब के हिसाब से मेल को होगा। तो ध्यान देना कि जो क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने, ये क्वेश्चन इसमें जो आया है वो यही पूछा है, द मून हैज हिडन नॉट इट्स फेस। मून क्या है? तो मून है फेमिनाइन, तो फेमिनाइन के हिसाब से हर का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो तरीका है ये आपको इस तरीके से सीखना है। आप देखो फ्लड क्या है, तो खुद बताओ कि बाढ़ क्या करता है? बहुत ज्यादा बाढ़ जो है आपको बहुत ज्यादा अच्छा प्लीजेंट है क्या? क्या आपको बहुत ज्यादा आनंद देगा कि बाढ़ आया, बहुत बढ़िया? बचपन में था कि बाढ़ आते तो खुश हो जाते थे, तैरने को मिलेगा। तो इन सारी चीजों को समझते हुए चलना है। ध्यान देना कि अब आपकी जो है